नमस्कार मित्रों, बेसिक शिक्षा परिषद की महत्वपूर्ण खबरों के साथ उपस्थित हूँ। और देखिए, इसमें पहला समाचार है, पाठ्य पुस्तकों से वंचित बच्चे। परिषदीय विद्यालयों में बहुत से विद्यालयों में बच्चों को पुस्तकों का वितरण नहीं कर मिला है, इसलिए उनके पास पुस्तकें भी नहीं हैं, तो इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। और अब अगला समाचार है, जल प्रहरी बनेंगे शिक्षक। शिक्षकों को जल संरक्षण का भी कार्य सौंपा जाएगा। अध्यापकों से वसूली कर रहे शिक्षक। कई अध्यापक ऐसे हैं जो कोई न कोई कार्य कराने के बहाने शिक्षकों से पैसे ले रहे हैं। और गोरखपुर से अगला समाचार है, 5 दर्जन से अधिक शिक्षक संक्रमित पाए गए हैं। और ड्यूटी में अनुपस्थित कई शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी, परंतु वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं, वहाँ से अनुपस्थित हैं। अगली खबर है, मृत्यु होने पर प्रधान देंगे रुपए। इधर कई दिनों से समाचार में आ रहा था कि मृतक शवों, गांव वाले जो हैं वो शव को लेकर के नदियों में प्रवाहित कर दे रहे थे। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा था, तो इसके लिए नया आदेश आया है कि पंचायत स्तर पर और नगर निकाय स्तर पर प्रधान के द्वारा सहायता राशि दी जाएगी। और 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए कुछ नया आदेश आया है, सेवानिवृत्ति का आदेश है। ARP चयन के लिए विज्ञप्ति निकली है। बहराइच जनपद की खबर है, मात्र एक पखवाड़े में मृतक शिक्षकों की संख्या 706 से बढ़कर 1600 हो गई है। और अब आगे खबर विस्तार से देखिए। इन खबरों को जानने के लिए, इनसे अपडेट रहने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उनको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसी प्रकार की खबरें प्राप्त होती रहें। अब आइए खबर को देखते हैं विस्तार से। वंचित बच्चे। कोरोना के कारण परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है और 24 मार्च से स्कूल बंद चल रहे हैं। अभी तक बच्चों को न तो कॉपी किताबें मिली हैं, न ही स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई तैयारी शुरू हो पाई है। और सरकारी स्कूल के बच्चों का हौसला टूटता नजर आ रहा है। स्कूल बंद होने से इस बार भी इनका भविष्य अधर में लटक गया है। हर साल अप्रैल में परिषदीय स्कूलों के लिए नए सत्र की शुरुआत हो जाती थी। पहले दिन से ही सभी बच्चे नई किताब कॉपी के साथ स्कूल पहुंचते थे। इस बार ऐसा हुआ कि ऐन वक्त पर कोरोना के कारण सत्र शुरू होने के पहले ही स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी हो गया और बच्चों को कॉपी किताबें नहीं मिल पाईं। शिक्षक भी असमंजस में हैं। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर तैयारी कर भी ले तो बिना किताब के वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। और ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप और दूरदर्शन के माध्यम से क्लासेस जरूर चलेंगी, लेकिन संसाधन की कमी के कारण आधे से भी कम बच्चे इसका लाभ उठा पाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान लेकर प्रमोट हुए बच्चे जब एक बार स्कूल जाना शुरू किए तो शिक्षकों के द्वारा उनको समझा पाना आसान नहीं हो पा रहा था, तभी फिर से स्कूल बंद हो गया और इस प्रकार स्कूल बंद ही चल रहे हैं। शिक्षा की अलग जगाने के साथ ही शिक्षक अब पानी की एक एक बूंद को सहेजने में मददगार साबित होंगे। इसके साथ ही भावी पीढ़ी के लिए जल संरक्षण के लिए अब नौनिहाल भी आगे आएंगे। परिषदीय विद्यालयों में जल संरक्षण के लिए सरकार जल संचयन प्रणाली लगवाएगी। साथ ही बच्चों को जल संरक्षित करने के लिए जागरूक भी करेगी। इसके लिए प्रदेश भर में बेसिक शिक्षा से संचालित विद्यालयों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश भर के परिषदीय विद्यालयों में वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक वर्षा के जल को संरक्षित करते हुए भूगर्भ जल के स्तर को बढ़ाया जा सके। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में पेयजल के लिए स्थापित किए गए जल स्रोत इंडिया मार्का हैंडपंप के नज़दीक आवश्यकता अनुसार शोकपिट का भी निर्माण किया जाएगा। इससे विद्यालय में जल निकासी, जल भराव की समस्या खत्म हो सकेगी और भूगर्भ जल स्तर को भी बढ़ाया जा सकेगा। इसके बाबत महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी ने जिलाधिकारी को जारी निर्देश में कहा कि इस अभियान के तहत भूगर्भ जल संरक्षण एवं कोविड-19 देशव्यापी महामारी के मद्देनजर कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित परिषदीय विद्यालयों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वच्छता तथा भूगर्भ जल संरक्षण संबंधी आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध टाइट फंड एवं विद्यालय में मौजूद कंपोजिट स्कूल ग्रांट की निधियों का उपयोग किया जाएगा। और यह खबर मिर्जापुर जनपद से है और ये पूरे प्रदेश के विद्यालयों के लिए धीरे धीरे लागू होगी। मिर्जापुर जनपद में 1200 प्राथमिक, 208 उच्च प्राथमिक और 398 कंपोजिट सहित 1800
6 विद्यालय संचालित हो रहे हैं और इसमें 2,75,000 बच्चे पंजीकृत हैं। यह खबर चंदौली जनपद से संबंधित है। जिले में शासन की गाइडलाइन का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग में शासन के आदेश को धत्ता बताते हुए शिक्षकों से कार्यालयीय कार्य कराए जा रहे हैं। सभी बीईओ दफ्तरों में शिक्षक बाबू बने हुए हैं। अध्यापकों का वेतन बिल, सर्विस बुक अपडेट करने व अन्य कार्यों के लिए वसूली कर अधिकारियों की जेबें गर्म कर रहे हैं। इसको लेकर अध्यापक मुखर होने लगे। उन्हें तत्काल ऐसे शिक्षकों को पटल सहायक के कार्य से हटाने की मांग की गई है। इस पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जिले में कई ऐसे शिक्षक हैं जो अधिकारियों के खास बनकर शिक्षण से इतर दफ्तरों में अपनी तैनाती करा लेते हैं। जिले के 9 ब्लॉकों में सभी बीईओ दफ्तर में शिक्षक बाबू के काम कर रहे हैं। बाबू बने शिक्षक अपने सहकर्मियों से वसूली में नहीं हिचकिचाते हैं। पिछले दिनों साहबगंज बीआरसी पर तैनात शिक्षक की एक अध्यापक के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें शिक्षक ने सर्विस बुक समेत अन्य कार्यों के लिए अध्यापक से पैसे की मांग की। अध्यापक ने आपत्ति जताई तो बोला कि सभी ब्लॉकों में ऐसा होता है, ये परंपरा पहले से चली आ रही है। विभाग की किरकिरी होने के बावजूद बाबू बने शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। दरअसल यह किसी एक जिले की समस्या नहीं बल्कि वाराणसी मंडल के सभी जिलों में ऐसी स्थिति है। इसकी शिकायत पर सहायक निदेशक ने दिसंबर 2018 में ही गाइडलाइन जारी कर बीएससी को निर्देशित किया था किसी भी शिक्षक को कार्यालयीय कार्यों में न लगाया जाए। इसकी शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। हालांकि शासन की हिदायत बेअसर रही। अभी भी शिक्षक दफ्तरों में काम कर रहे हैं और इससे विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई। इसको लेकर अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। बीएससी भोलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है किसी शिक्षक से कार्यालय का काम ना लें, उन्हें उनके विद्यालयों में भेजें। वो वसूली मामले की स्वयं जांच करें कि इस वसूली में कौन कौन संलिप्त है। जांच के बाद इसकी कार्यवाही होगी। प्रयागराज जनपद से खबर है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। बेसिक शिक्षा विभाग में 5 दर्जन से अधिक शिक्षक कोविड-19 से संक्रमित हैं। इनमें से 40 से अधिक शिक्षक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। कई लोगों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है या फिर वो घर में आइसोलेट होकर दवा ले रहे हैं। ऐसे शिक्षकों व उनके परिवार की मदद के लिए शिक्षक संगठनों ने आवाज़ उठाई है। ऑल टीचर एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने मांग उठाई और कहा कि जो बैठक हुई है संयोजक की अध्यक्षता में और उसके आधार पर कुछ मांगे की गई और ये भी कहा गया कि शिक्षकों की उपेक्षा की जा रही है। कहा कि महामारी के दौर में शिक्षकों व कर्मचारियों की मदद के लिए विभाग को आगे आना चाहिए। शासन ने सहयोग के लिए इतने बंधन लगा रखे हैं कि उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई शिक्षक कोरोना संक्रमित हुए हैं। उन्होंने जैसे तैसे इलाज कराया और कुछ दिन बाद उनकी जान भी चली गई। ऐसे में शिक्षक के परिवार वालों के पास कोई कागजात न होने के कारण उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोरोना संक्रमित कुछ शिक्षक घर में ही रहे और 1-2 दिन में ही काल कवलित हो गए। ऐसे शिक्षकों का भी शासन की किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभाग को इस संबंध में उचित कदम उठाना चाहिए। विकास भवन सभागार में कोरोना से निपटने के लिए एकीकृत कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। यहां पर कर्मचारियों की कमी को देखते हुए माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग से शिक्षकों की तैनाती की गई। इन कर्मचारियों और शिक्षकों का रोस्टर बनाकर काम लिया गया, लेकिन बेसिक और माध्यमिक दोनों विभागों के 9 शिक्षक लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। इन पर सीडीओ ने कार्यवाही का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग से करीब 15 शिक्षकों की तैनाती एकीकृत कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में की गई और इस प्रकार उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है और इनका वेतन बाधित कर एक की वेतन वृद्धि को रोकने का आदेश दिया गया है। कोरोना से मौत होने पर प्रधान के द्वारा तत्काल 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेवा में समस्त जिलाधिकारी के लिए आदेश है और पंचायती राज अनुभाग दिनांक 14 मई को पारित किया गया है। विषय है कोविड-19 से संक्रमित या किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर शवों की अंत्येष्टि के संबंध में। महोदय, शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कोविड-19 से संक्रमित या किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर शवों को पारंपरिक रीत से अंतिम संस्कार के स्थान पर नदियों में बहा दिया जा रहा है। फलतः नदियों में कई जगह शव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक निर्धन व निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर अंत्येष्टि हेतु राज्य वित्त आयोग ने धनराशि 5,000 शासनादेश संख्या लिखी हुई है, देखिए, और इसमें निर्गत किया गया है। इस प्रकार शासनादेश के तहत इस प्रकार 5,000 रुपये तत्काल प्रदान किए जाएंगे और इस संबंध में नगर विकास द्वारा भी शासनादेश जारी किया गया है
कि ऐसी दशा में वहाँ पर भी 5,000 रुपये नगर निकाय को अधिकृत किया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार शवों का उचित अंतिम संस्कार के स्थान जल में प्रवाहित करने के निम्न कारण इंगित किए गए। अंतिम संस्कार धन का अभाव, लकड़ी व अन्य व्यवस्था न होना, पंथ परंपरा, कोविड-19 के शव को संक्रमण के भय से लावारिस छोड़ देना, शासन स्तर से निर्धन परिवारों में एवं कोविड-19 में मृत्यु की दशा में शवों के अंतिम संस्कार में जब पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है तो धन का अभाव कारण नहीं बनता कि शवों का अंतिम संस्कार करने के स्थान पर नदियों में प्रवाहित किया जाए। पंथों परंपरा के प्रकरण में भी संबंधित को शव के जल में प्रवाह होने वाले कुप्रभाव को समझाते हुए इन शवों की अंत्येष्टि की जानी चाहिए। किसी भी दशा में शव किसी नदी में प्रवाहित नहीं किया जाना चाहिए। कोविड-19 से अगर किसी की मृत्यु होती है तो कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार ही उन शवों का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि शासन द्वारा अंतिम संस्कार के लिए अनुमन्य धनराशि का पूर्ण उपयोग हो एवं किसी भी दशा में शव नदी में प्रवाहित न किया जाए। इस संबंध में क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों का भी सहयोग लेते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि जल स्रोतों नदियों में शव प्रवाहित न हो, उनका उचित तरीके से अंत्येष्टि किया जाए। अतः इस संबंध में शासन स्तर से आदेश निर्गत किया गया है और इसकी प्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पंचायती राज विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जल स्रोत नदी में शव प्रवाहित न किया जाए। जिलाधिकारी उपरोक्त तीनों शासनादेशों में अनुमन्य कराई गई धनराशि का व्यय नियमित अनुश्रवण करें तथा इसकी सूचना निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश को प्रति सप्ताह उपलब्ध कराएं। जनपदों को पर्याप्त धनराशि इस हेतु उपलब्ध कराई गई है तो जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके जनपद में उचित तरीके से शव का अंतिम संस्कार हो, जल में प्रवाहित न किया जाए। और देखिए भवदीय मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव और इसकी प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलीय उप निदेशक उत्तर प्रदेश, समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तर प्रदेश। गार्ड फाइल आज्ञा से मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव। ये आदेश 2005 में नियुक्ति पाए शिक्षकों के लिए है। प्रेषक देखिए क्या है, नील रतन कुमार विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से है। और समस्त प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश, समस्त विभागाध्यक्ष प्रमुख कार्यालय उत्तर प्रदेश। तो इसका विषय है राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी संस्थाओं की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवा काल के दौरान मृत्यु, विकलांगता तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्ति की दशा में देय सेवा निवृत्ति लाभ कौन कौन से हैं। महोदय, शासन से यह जिज्ञासा की जा रही है कि उपर्युक्त विषय से संबंधित वित्त सामान्य अनुभाग 3 द्वारा शासनादेश संख्या आपके सम्मुख अंकित है और दिनांक 5 दिसंबर 2011। फिर इसके बाद देखिए और अधिसूचना संख्याएं तारीख पड़ी हुई आप इसको देख पा रहे हैं जैसे। और फिर राज्य सरकार से अनुदानित शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी संस्थाओं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के संबंध में लागू होंगे अथवा नहीं। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली प्रदेश में लागू किए जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 राज्य सरकार द्वारा अनुदानित ऐसी शिक्षण संस्थाओं तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्त शासी संस्थाओं जिनमें दिनांक 1 अप्रैल 2005 के पूर्व राज्य सरकार की भांति पेंशन योजना लागू थी की सेवा में दिनांक 1 अप्रैल 2005 को अथवा उसके उपरांत नवनियुक्त कार्मिकों पर समान रूप से लागू है। अतः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित उपर्युक्त समस्त शासनादेश को सरकारी कर्मचारियों के संबंध में निर्गत किए गए हैं। ऊपर संदर्भित संस्थाओं के कार्मिकों पर समान रूप से लागू होंगे। मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित ऐसे किसी कार्मिक की मृत्यु यदि उसके द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पंजीकरण हेतु आवेदन किए जाने, पंजीकरण हो जाने अथवा प्राण आवंटित हो जाने के पूर्व अथवा उपरांत बिना कोई अभिदान किए हो जाती है तो ऐसे कार्मिकों के आश्रितों को उपरोक्त शासनादेश का लाभ अनुमन्य होगा। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। भवदीय नील रतन कुमार विशेष सचिव की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। कार्यालय जिला व्यवसायिक शिक्षा अधिकारी बहराइच की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है और ये ARP चयन से संबंधित है। तो इसमें देखिए किस पद के लिए कहाँ पर क्या योग्यता है। तो पहले क्रमांक पर लिखा एकेडमिक रिसोर्स पर्सन विज्ञान शिक्षा के लिए। तो यहाँ पर एक पद है इसके लिए और इसमें देखिए इसमें योग्यता क्या है, स्नातक में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ZBC संवर्ग से अनिवार्य।
फिर दूसरे क्रमांक पर एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यानी ARP हिंदी शिक्षा, तो इसके लिए 2 पद हैं। कला संवर्ग में स्नातक व अंतिम वर्ष में हिंदी अनिवार्य। तीसरे नंबर पर अंग्रेजी शिक्षा के ARP का चयन होता है, इसके लिए 4 पद हैं और कला संवर्ग में स्नातक में अंतिम वर्ष में अंग्रेजी अनिवार्य होनी चाहिए। और चौथे क्रमांक पर सामाजिक विषय के लिए ARP का चयन होना है, इसके लिए 1 पद है और इसके लिए योग्यता है कला संवर्ग में निर्धारित विषय समाज शास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी तथा कृषि विज्ञान से अनिवार्य होनी है। और चयन हेतु की अर्हता है यानी कुल 8 पद हैं इसमें। और अनिवार्य योग्यता है वांछित विषय में स्नातक उपाधि के साथ अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता हो, प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, सेवानिवृत्त होने में कम से कम 10 वर्ष शेष हो, किसी प्रकार की जांच गतिमान न हो और न ही पूर्व में किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो। विषयवार लिखित परीक्षा 60 अंक की होगी। माइक्रो टीचिंग / शिक्षण प्रदर्शन 10 से 15 मिनट प्रतिभागी और 30 अंक का साक्षात्कार 10 मिनट। फिर लिखित परीक्षा में 60% और 60% अंक पाने वाले अभ्यर्थी माइक्रो टीचिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे। माइक्रो टीचिंग / शिक्षण प्रदर्शन में 60% या 60% से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई करेंगे। साक्षात्कार में 60% या 60% से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी फाइनल परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे। फाइनल परीक्षा हेतु क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा, माइक्रो टीचिंग, शिक्षण प्रदर्शन एवं साक्षात्कार के कुल अंकों को जोड़ने के बाद जिन अभ्यर्थियों के अंक 60% या 60% से अधिक होंगे उन्हीं की सूची ARP चयन के लिए बनाई जाएगी। विज्ञप्ति को संशोधित व निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार समग्र शिक्षा अभियान के निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी को होगा। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आवेदित पद एवं विषय का नाम सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित होना चाहिए। आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी में अग्रसारित कराना अनिवार्य है। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। शिक्षण अनुभव की गणना हेतु विज्ञापन तिथि को आधार माना जाएगा। ARP का आवेदन पत्र जिला मुख्यालय एवं BRC पर उपलब्ध है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए ARP को प्रतिमाह मोबिलिटी भत्ता हेतु धनराशि 2500 नियमानुसार देय होगा। ARP का वेतन उसी विद्यालय से आहरित होगा जिस विद्यालय में वह कार्यरत है तथा वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। आवेदन पत्र का प्रारूप तथा विस्तृत नियम व शर्तें शासनादेश अधोहस्ताक्षरी कार्यालय BRC केंद्र एवं नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। उदयराज बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच से यह आदेश यानी विज्ञप्ति जारी की गई। खबर है कि मात्र एक पखवाड़े में मृत बेसिक शिक्षक कर्मचारियों की संख्या 706 से बढ़कर 1600 तक पहुंच गई। इतनी जनहानि के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों का बेसिक शिक्षकों के प्रति रवैया नहीं बदला है। बहुत ही चिंता की बात है ये।